नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस वक्त की बड़ी न्यूज़ ये है कि डीसीएम मिल की ज़मीन पर काटी जा रही एक रिहायशी कॉलोनी गुलमोहर पार्क की लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। चंडीगढ़ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से ये लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया और 27 तारीख को जो है इस मामले में हियरिंग होगी। उसके बाद ही इस मामले में आगे कुछ कहा जा सकता है कि ये लाइसेंस सस्पेंड रहेगा, टर्मिनेट होगा या इस सस्पेंशन को हटा दिया जाएगा। ये पूरा मामला क्या है, कुछ दिनों से अखबार में लग रहा है, आपने सुना भी होगा, फिर भी मैं एक बार छोटी सी एक कहानी आपको बता देता हूँ कि 1956 के अंदर डीसीएम मिल के नाम पर एक मिल लगाई गई, जिसके लिए तब की पंजाब सरकार ने 400 एकड़ जमीन 6 लाख रुपए में डीसीएम मिल के मालिकों को दी। सिर्फ 6 लाख रुपए में, उस समय के 6 लाख रुपए ज़्यादा हो सकते हैं पर लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 400 एकड़ ज़मीन सिर्फ 6 लाख रुपए में दी गई। लेकिन उसके बाद जो है 1980 के दशक के अंदर जो है उस ज़मीन को बेचने के लिए सरकार के पास एक याचिका लगाई गई, जिस पे तत्कालीन चौटाला सरकार ने याचिका को नामंजूर कर दिया और साथ ही जो 250 एकड़ के करीब ज़मीन को रिज्यूम करने के आदेश दे दिए। इस ज़मीन को रिज्यूम करने के आदेश के बाद के खिलाफ अगर हम बात करें तो ज़मीन को रिज्यूम करने के खिलाफ कंपनी मालिक कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने इस स्टे को 2010 में हटा दिया, रिज्यूम के ऑर्डर को हटा दिया और जमीन का मालिकाना हक डीसीएम मिल को दोबारा दे दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल 2019 के अंदर दोबारा इस जमीन में से 267 एकड़ जमीन एक सिस्टर कंसर्न को भेज दी गई और उसमें से अभी हाल ही में एक नई कॉलोनी बसाने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन लेकर नई कॉलोनी के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई और एक नई कॉलोनी काट दी गई। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत नई कॉलोनी काटी गई। लेकिन इसके खिलाफ अगर बात करते हैं तो एक शिकायत दी गई। इस पूरे मामले को उठाया कुमार मुकेश ने। कुमार मुकेश हिसार के पत्रकार हैं, हमारे साथी पत्रकार हैं और साथ ही वकील भी हैं और इस पूरे मामले की बारीकियों से समझते हैं, पूरे मामले की बारीकियां समझते हुए उन्होंने इस मामले को उठाया और अपने समाचार पत्र में कई बार प्रकाशित किया, जिसका असर ये रहा कि फिलहाल कंट्री एंड टाउन प्लानिंग की तरफ से इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जो ये कॉलोनी काटी गई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले को समझते हैं हम। कुमार मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूछते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके से जो इसके अंदर जो है गलत किया गया और सरकार को कहाँ गुमराह किया गया, क्या सरकार के कुछ अधिकारी भी इसमें मिले हो सकते हैं। पूरी जानकारी हम लेते हैं। कुमार मुकेश हमारे साथ मौजूद है। कुमार मुकेश जी, नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो ये पूरा मामला हम समझना चाहेंगे, ये पूरा मामला कैसे आपके संज्ञान में आया, ये पूरा मामला है क्या और इसमें किस तरीके से सरकार को जो है नुकसान पहुंचाया गया है? क्या सरकार की भी कोई मिलीभगत है, सरकार के कोई अधिकारी जो हैं उसकी कोई मिलीभगत हो सकती है? देखो, मिलीभगत है, इसकी तो जांच होगी, उसके बाद ही पता लगेगा। अब ऐसे आरोप तो हम लगा नहीं सकते किसकी है नहीं है। लेकिन एक्चुअली मेरे पास मामला तब आया संज्ञान में जब इस कॉलोनी के लिए एडवर्टीजमेंट दी गई और जब एडवर्टीजमेंट दी गई तो मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए कि ऐसे कैसे मिल की कॉलोनी पे ज़मीन पे कैसे कॉलोनी बन सकती है, आप थोड़ा इसको सर्च करो, ये करो। फिर मेरे पास एक कहीं सोर्स से 2020 की ये रजिस्ट्री आई, 2020 में हुई थी ये 17 मार्च 2020 को। इसको डीड ऑफ डी मर्जर एंड ट्रांसफ़र डीड, ये 2 कंपनियों के बीच में हुई है। एक्चुअली मैं इसको समझाने से पहले आपको 1956 की रजिस्ट्री दिखाता हूँ। वैसे 1956 1953 में 1953 में पंजाब सरकार ने ये जो ज़मीन थी 400 एकड़, ये लीज मिल लगाने के लिए दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल कंपनी लिमिटेड को 400 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी मिल देने के लिए। और 1956 में इसकी कन्वेंस डीड हुई, ये 3 सितंबर 1956, 3 सितंबर 1956 को। इस लीज में क्लियर कट ये लिखा हुआ है क्लॉज 7 में कि इस ज़मीन का यूज आप सिर्फ और सिर्फ मील के पर्पज से करोगे ताकि रोजगार मिले इस क्षेत्र के लोगों को। अगर आप इसका यूज किसी दूसरे पर्पज से करोगे तो इस डीड कन्वेंस के ब्रीच माना जाएगा, टर्म एंड कंडीशन का। तो ये जब मेरे हाथ लगी तो मेरे को लगा तो बिल्कुल ही फ्रॉड है मामला। उसके बाद में आगे जांच की तो इसके अलावा भी काफ़ी है जो अभी पब्लिश नहीं हुआ, वो भी आपको बताऊंगा। जब इनको ज़मीन दी गई 400 एकड़ ज़मीन अलॉट हुई, लेकिन कब्जा ले लिया 418 एकड़ में। ये 1973 6 जून 1973 को हिसार डीसी ने मीटिंग की, उसमें डीसीएम मिल के अधिकारी भी थे और उन्होंने माना कि हमारे पास 418 एकड़ ज़मीन है। आज तक वो 18 एकड़ का कब्जा वापस नहीं लिया गया। उसके अंदर अपने जीएलएफ की ज़मीन भी है, डीसी हिसार की ज़मीन भी है। और इस पे
जो चकता होता है किराया 20 साल यूज किया आपने इसको 18 एकड़ ज़मीन का, वो भी इसके लिए मांगा गया, वो भी पता चल रहा है कि वो भी अब तक जमा नहीं कराया गया है। तो काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आई। उसके अलावा एक चीज़ और सामने आई कि मतलब क्या चल रहा है मिल के साथ, ऐसा कैसे हो रहा है। करीबन 61 कनाल 7 मरला ज़मीन है GLF की जी। ये 2014 के अंदर तो CWB थी, मतलब अभी इन्हीं फिलहाल के कुछ सालों पहले जमीन के नाम ट्रांसफर कर दी विदाउट बेचे हुए, मतलब कोई सेल डीड नहीं, तहसील में ये जमीन ट्रांसफर हो गई। ये 8 एकड़ के करीब जमीन बनती है। मतलब GLF की जमीन को DCM के नाम ट्रांसफर कर दिया। 418 तो अलग है, 400 की बजाय 18 मिल रही है, 18 के बाद 8 और कर रहे हैं ये। और इसके लिए 7 मार्च 2019 को ACS पशुपालन एंड डेयरी विभाग ने हिसार DC के जो तत्कालीन DC थे उनको लेटर लिख के यहाँ तक लिखा था कि जमीन बेचने वालों को, ट्रांसफर करने वालों को रजिस्ट्रार के खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। आज तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है। मतलब इसमें कहा जा सकता है कि आज तक FIR 2019 से अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं बड़े किसी नेता या किसी अधिकारी का दबाव है या कोई सेटिंग है ऊपर तक की, जो अभी तक जो है 3 सालों के अंदर 4 सालों के अंदर FIR तक दर्ज नहीं की। नहीं, ये अब देखो, मैं खबरें लगाने के बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा संज्ञान लिया, बाकायदा मेरे से ये मामला भी समझा उन्होंने, मैंने उनको डॉक्यूमेंट भी दिए। जो इस मामले में लगे हुई है मिल घर बचाओ संघर्ष समिति, जो कई बार कंप्लेंट कर चुकी है, उनको भी बुलाया, मीटिंग हुई, समझाया उन्होंने। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस बार मेरे को अच्छा रुख लगा और तुरंत उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी की ऊपर रिपोर्ट भेजी। उसी रिपोर्ट के आधार पे ये सस्पेंड हुई है ये। तो अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो क्लोज था उसके अलावा दूसरा यूज कर नहीं सकते। इन बिटवीन क्या हुआ, 1975 से 83-84 तक मिल के 5000 मजदूरों ने इतने साल हड़ताल रखी, मिल को घाटा हुआ, मिल बंद हो गई। मिल बंद हुई तो सरकार से परमिशन मांगी गई कि हमें ना 250 एकड़ ज़मीन यूज़ नहीं हो रही है, इसको बेचने की परमिशन दी जाए ताकि हम मिल को ऑपरेट कर लें, मजदूरों को कुछ मुआवजा देना वो दे दें, हमारे पास कुछ घाटा पूरा हो जाए। सरकार ने जब डॉक्यूमेंट की स्टडी की तो उन्होंने देखा ये तो क्लोज 7 का उल्लंघन है, क्योंकि आप मतलब 250 एकड़ 20 साल हो गए, अब 250 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है। और जो 250 एकड़ ज़मीन आपकी खाली पड़ी है, इसका मतलब तो आप तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ये यूज हो नहीं रही है। तो इन्होंने तत्कालीन DC थे, उन्होंने इनकी मौके पे जाके इंक्वायरी करी, ये क्लोज 7 है। तो मौके पे जाके इंक्वायरी करी तो उनको 250 एकड़ ज़मीन खाली मिली। उस खाली ज़मीन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिज्यूम कर लिया। हुआ क्या है, उसके बाद में वो हाई कोर्ट चले गए। एक्चुअली में रिज्यूम की कार्रवाई को हाई कोर्ट ने माना कि वो कार्रवाई हड़बड़ी में की गई और उसमें प्रोसीजर को सही यूज़ नहीं किया, इसलिए उनकी वो क्वेश्चन कर दी। ये बाद में हाई कोर्ट भी गया, डबल बेंच में भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, मिल को राहत मिल गई। इसके बाद में क्या होता है कि हाई कोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो दिल्ली हाईवे बना था, दिल्ली बाईपास, उसके लिए ज़मीन एक्वायर हुई थी, उसमें 25 एकड़ ज़मीन DCM मिल की एक्वायर हुई है। तो ज़मीन उसका मुआवजा भी DCM मिल को मिल चुका है। तो उस हिसाब से 375 एकड़ ज़मीन रहेगी कागजों के हिसाब से। तो अब 250 एकड़ ज़मीन जो है ना, उसको ट्रांसफ़र करना था DCM मिल के। उस दौरान के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, DC थे, जो भी थे, उन्होंने 250 एकड़ 250 एकड़ ज़मीन के बजाय 253 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी। 3 एकड़ यहाँ भी फालतू दे दी गई। मतलब ये मेहरबानियाँ किस तरीके से हो रही है, मतलब देखा जा सकता है कि हर बार जो मेहरबानी की जा रही है, 18 एकड़ पहले फालतू दे दी गई, 3 एकड़ कोर्ट के आदेश के बाद दे दी गई, और अब 8 एकड़ GLF की भी दे दी गई। और जो बड़ी बात क्या है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 25 एकड़ ज़मीन इनके एक्वायर हो चुकी है, उसको 25 एकड़ को 17 एकड़ दिखा दिया, जो प्रोसीडिंग चल रही है। 8 एकड़ का होगा, इसलिए वो GLF की जो बता रहे हैं ना, बिना बिक्री के 8 एकड़ ज़मीन, उसको वो 8 एकड़ वैसे ट्रांसफ़र कर दी। मतलब डॉक्यूमेंट में 25 एकड़ का 17 एकड़ दिखाया जाए। सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें, सरकारी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो भी सही नहीं है। किसी डॉक्यूमेंट में 25 एकड़ दिखाया तो किसी में 17 दिखाया, मतलब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। तो मेरे को लगता है कि ये बड़ा घपला है। एक्चुअली में ये जो सबसे पहले ये जो 2020 की रजिस्ट्री हुई है, ये डीड ऑफ मर्जर एंड ट्रांसफर डीड, ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि उससे पहले आपको सरकार से परमिशन मांगनी पड़ेगी। एक्चुअली में क्या किया है, DCM ने 2 कंपनियां बना ली है। एक कंपनी को 267.625 एकड़ ज़मीन
ट्रांसफ़र कर दिया है, वो मिल है, मिल का सारा काम मशीनरी सारा उसको दे दिया। जो एक्चुअल जो कंपनी थी उसने कॉलोनी के लिए लाइसेंस लिया है, और वो तो बिल्कुल ही नहीं ले सकती। तो एक और इसके अंदर मैं आपको ऐड करूंगा, जब 253 एकड़ जमीन ट्रांसफ़र कर दी थी, उसके अंदर मिलगेट बचाओ संघर्ष समिति, आपको याद होगा 2017 में 22 जून 2017 में यहाँ 135 घर तोड़े गए थे। वो कहा गया था कि मिल की ज़मीन पे है। टेक्निकली क्या है कि जो मिल जब की रिज्यूम हुई थी ज़मीन 1989 में, वो घर उस वक्त भी थे। उन लोगों का ये कहना है कि वो हमारा जो कब्जा अवैध होगा, कोई बात नहीं, कई कॉलोनी आपने देखी हो धक्का बस्ती बसी हो, धक्के से कब्जा करके, पहले ऐसे ही होता था। तो कोई हमारा कब्जा है, लेकिन वो 89 से पहले का था। जब जमीन एक्वायर की तो उस दौरान के डीसी ने वो कब्जा दिखाया नहीं कागजों में, तो हमारा कब्जा मान लिया सरकारी ज़मीन पे। सरकारी ज़मीन पे कब्जा को सरकार हटाएगी, लेकिन डीसीएम की ज़मीन पे कब्जा होगा तो उसको डीसीएम हटवाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ये उनको ये मान लिया गया कि आपका कब्जा 89 के बाद में, जबकि उनके पास वहाँ के उसी ज़मीन पे कब्जे के, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, वोटर कार्ड, वो 89 से पहले के हैं उनके पास, उसको किसी ने नहीं सुना। हालांकि इस चीज़ को भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब कंसीडर कर रहा है और देख रहा है कहीं उनके साथ गलत हुआ तो हो सकता है इनको भी न्याय मिलेगा। मतलब 253 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र करने के बाद मिल के लिए ये 13 कनाल ज़मीन खाली कराने के लिए 135 घर तोड़ दिए। मतलब आपने 250 से 3 एकड़ पहले ही फल दे दी, उसके अलावा मिल को ये भी खाली करके दे रहे हैं। मतलब ये मेहरबानियों पे मेहरबानियाँ लग रहा है कुछ। अगर ये कार्रवाई हुई है, इसमें जितने भी इस ऑर्डर में आरोप लगाए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। अब क्या पर्सनल हियरिंग पे अपॉर्चुनिटी दी है उनको, तो वो एज पर लॉ ज़रूरी भी है। तो आपके जो सारे बातें सुनने के बाद जो मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो आपने कहा कि लीज पे दी गई, लीज डीड की गई, उसके साथ जो आपने शुरू में की, आपने शब्द यूज़ किया था शायद लीज, पुरानी अगर हम रजिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें कन्विंस डीड है। अच्छा, लीज डीड नहीं, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो ज़मीनें होती है लीज होती हैं। लेकिन ये कन्विंस डीड है, कन्विंस डीड में टर्म एंड कंडीशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी जी, चलिए लीज डीड अगर नहीं है तो कन्विंस डीड में तो अगर इसका मतलब ये है कि बेची ही गई है, लीज पे नहीं दी गई है, बेची गई है, सरकार की तरफ से बेची गई थी टर्म एंड कंडीशन पे, टर्म्स एंड कंडीशन पर। अच्छा, दूसरा एक मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आप जब इस पूरा मामला देख ही रहे हैं तो आपके पास और भी इस मामले से जुड़े लोग भी आ रहे होंगे। एक अगर आपने देखा हो या किसी ने बताया हो, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ चलते जो मिल्की गेट की ज़मीन है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ा जो है सौर ऊर्जा का पार्क लगाया हुआ है, सौर ऊर्जा पार्क लगाया है। तो हो सकता है कि वो डीसीएम मिल को बिजली देने के लिए लगाया गया है, तो पर लेकिन ये भी जांच का विषय हो सकता है कि क्या कहीं उस बिजली को वो बेच तो नहीं रहे हैं। नहीं, वो तो कोई बात नहीं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का, उसमें आप भी ज़मीन लेके सौर ऊर्जा पार्क लगा सकते हो और सरकार को बिजली बेच सकते हो। तो योजना है ये, तो इसको सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी स्कीम है। नहीं, वो योजना है, लेकिन बात उस चीज़ की है कि मतलब वो ज़मीन की यूज़ की बात हो रही है। अगर वो सौर ऊर्जा बेच रहे हैं तो एक तरीके से कमर्शियल यूज़ हो रहा है ज़मीन का, मतलब मिल के काम से अलग यूज़ हो सकता है। मतलब एक ये मेरा मानना है, मतलब ये नहीं कह सकता कि गलत है। अगर इसके ना तो डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ना मेरे को इतनी नॉलेज इस बारे में पता नहीं है। तो अगर मान लो मिल के लिए यूज हो रहे हैं वो बिजली, तो इस जमीन का यूज सही है। अगर उसका यूज आप दूसरे प्रॉफिट, अगर हालांकि वो प्रॉफिट मिल के पास आ रहा है, हो सकता है तो किसी हद से उसको सही ठहराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मामला अब ये है कि 250 एकड़ जमीन तो यूज ही नहीं हो रही ना। अब जो अभी अगर हम देखें इसमें जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं, उसमें ये लिखा गया है कि लाइसेंस लेते हुए जो है हमें सभी बातें नहीं बताई गई है, अनभिज्ञ रखा गया है, सभी बातों से, सभी तथ्यों से जो है अनभिज्ञ रखा गया है, और इसी आधार पर जो है फिलहाल जो है सस्पेंड किया गया है। जो लाइसेंस जो है एक बार के लिए रोक लगा दी गई है। तो इसमें मतलब एक तरीके से जो अगर इसमें कमर्शियल उन्होंने एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी गई थी कॉलोनी की तरफ से, कॉलोनी मालिकों की तरफ से बेचने प्लाट शुरू कर दिए गए थे, तो जो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर हैं जो मकान लेना चाह रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो क्या सलाह आप जो है देना चाहेंगे? इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, इसमें लास्ट लाइन में कि आप थर्ड पार्टी, इसमें लिख रखा है क्लियर कट, द लाइसेंस इज हियर बी डायरेक्टेड नॉट टू कैरी आउट एनी डेवलपमेंट वर्क इन द कॉलोनी। जैसे वो सड़कें बना रहे हैं, वो कुछ नहीं बना पाएंगे अभी। एंड आल्सो टू नॉट क्रिएट एनी थर्ड पार्टी राइट्स अनलेस दिस सस्पेंशन इज रिवोक्ड। यानी कि थर्ड पार्टी राइट
आपको प्लॉट दे दिया वो नहीं कर सकती, ये बिल्कुल रोक है इस पे। तो ये रोक इसीलिए है, तो इसलिए इसमें एज पर दिस ऑर्डर मतलब मेरे हिसाब से सलाह ये यहाँ अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात ये अगर हम ये करते हैं कि जैसे अगर 27 तारीख को हियरिंग हो रही है, अगर आगे मामला बढ़ता है तो जो डीसीएम मिल के जो अधिकारी हैं क्या वो कोर्ट भी जा सकते हैं? कोर्ट जाने का रास्ता खुला है, तो इस तरीके के मामलों में क्या कोर्ट कोई आदेश दे सकता है? देखो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अगर ये गलत माने और हाई कोर्ट को बता दे कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इनको जब पर्सनल हियरिंग के लिए बोल दिया और इतनी जल्दी बुला लिया है तो हाई कोर्ट मेरे को नहीं लगता ऐसे मामले में देंगे। और हाई कोर्ट के अलग पावर है, कुछ भी स्टे मिल सकता है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कानूनी पेचीदियाँ हैं काफ़ी ज़मीनों के मामलों में। तो इस पूरे मामले को आपने स्टडी किया तो क्या लगता क्या है कि मतलब अगर सरकार ये अधिकारी जो हैं सही तरीके से अगर काम करते हैं तो लाइसेंस अभी जो सस्पेंड किया गया वो रद्द हो सकता है और साथ में क्या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? हाँ, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है ये कि इसका जो किया है आपने जो भी ये फ्रॉडलेंट पर्पज से किया है, यानी कि आपने धोखाधड़ी के इरादे से आपने ये तथ्य छुपाए हैं। अगर ये क्लियर होगा तो इनके खिलाफ आपराधिक मामला भी हो सकता है सरकार इनिशिएटिव, क्योंकि इस जो सस्पेंशन ऑर्डर में जो लैंग्वेज है उसमें फ्रॉडलेंट का यूज़ किया गया है। तो फ्रॉडलेंट धोखाधड़ी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जो बाकी जो ज़मीन है क्या उसको भी रिज्यूम किया जा सकता है? बाकी तो नहीं, क्योंकि मिल अगर चल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि मिल वाली ज़मीन को रिज्यूम किया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, हुड्डा ने इसमें सेक्टर 23 बनाने की प्लानिंग बना ली थी, वो रेजिडेंशियल सेक्टर। तो मेरा तो इतना ही अपील है, अगर दीनदयाल उपाध्याय जन आवास योजना जो वास्तव में गरीबों को कुछ आवास मुहैया करानी चाहती है सरकार, तो उस पर हुड्डा का सेक्टर बनाए। मेरा कॉलोनी से इससे कोई लेना देना नहीं है। ज़मीन जब वहाँ मिल चल नहीं रही है तो ज़मीन का यूज़ तो होगा ही, लेकिन उस ज़मीन को आप सस्ते दामों पे घर बनाएं। ड्रॉ जैसे पहले हुड्डा के ड्रॉ निकलते थे, कुछ लोगों को 200 400 500 परिवारों को घर मिलेंगे। अफोर्डेबल का मतलब क्या है, आप जो आपका मार्केट प्राइस है उससे हिसाब से रखिए और ड्रॉ निकालिए पहले। और मेरी ये अपील है, कम से कम इस नए सेक्टर को अगर सरकार इनिशिएट करे तो कम से कम इसको नीलामी से, ई नीलामी से बिल्कुल ना बेचे, क्योंकि ऐसे तो लोगों को घरों का सपना टूट जाएगा। तो लेकिन सेक्टर की बात बनाने की आपने कही कि सेक्टर बनाना चाह रहा है हुड्डा, तो क्या हुड्डा जो है मतलब इनसे ज़मीन खरीदेगा, एक्वायर करेगा, उसके बाद बनाएगा? एक्चुअली में ये ज़मीन तो बड़ी सस्ती मिल सकती है, क्योंकि ये तो इस क्लोज में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर ये सरकार ज़मीन रिज्यूम करती है तो उसके बदले में डीसीएम मिल को 5 पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने टर्म एंड कंडीशन को ब्रीच किया है। तो इस ज़मीन का एक तो हुड्डा को 5 पैसा नहीं देना पड़ेगा रिज्यूम करने पे, और दूसरा ऐसी उस एरिया में एयरपोर्ट के पास इतना बढ़िया सेक्टर बन सकता है। तो इनकी सरकार की योजना भी है, वहाँ एयरपोर्ट डेवलपमेंट करना है, वहाँ होटल इंडस्ट्री भी खोली जा सकती है, जो भी है। तो हुड्डा को मेरे हिसाब से यहाँ इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड किए, आगे जो भी होगा, लेकिन मेरा ये है मानना कि लोगों को घर जरूर मिले, लेकिन हुड्डा दे वो घर। तो अभी आपको एक चीज़ मैं अपडेट करना चाहूँगा कि आपने कहा कि दीनदयाल जन आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हो सकते हैं गरीबों के लिए, पर ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी गरीबों के लिए, क्योंकि 30,000 से लेकर 40,000 रुपये प्रति गज तक का जो है रेट इस कॉलोनी में खुला था। जो मार्केट में जो रेट आए तो 30,000 से 40,000 रुपये प्रति गज के बीच के रेट की आने की बात चल रही थी। तो साथियों, आपने सुना, कुमार मुकेश को सुना, जो पत्रकार और वकील हैं। रेट का बताऊँ आपको जी, जो ये 2020 की मर्ज डीड हुई है वो अप्रोक्सीमेट 87 लाख पर एकड़ के हिसाब से हुई है। उस हिसाब से 1700-1800 रुपये पर गज इसका रेट पड़ता है। अगर आप दीनदयाल जन आवास योजना में ये बेच रहे हो तो आपने कीमत लगाई ना इसकी 85 लाख 90 लाख एकड़ जो भी है, उस हिसाब से आपको जो गज पड़ा है, आपका कितना एरिया डेवलप कर रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो, 10 गुना और मान लो 17,000 हो जाएगा। 17,000 से ऊपर आप इसमें 10%, इसमें एक कैप भी है कि इस योजना के तहत आपने कॉलोनी बना रहे हो तो आपको एक मैक्सिमम कितना आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो इस हिसाब से जो रेट आप बता रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अभी ये बात उठी, एक बीच में हमारी बात रह गई थी कि ट्रांसफर डीड की बात आपने की, जो दूसरी सिस्टर कंसर्न को ट्रांसफर कर दी गई, तो क्या वो ट्रांसफर हो सकता है, क्या वो लीगल है? नो, बिल्कुल लीगल नहीं है। जब उन्होंने 89 में जब ये रिज्यूम हुई थी ज़मीन, तो उन्होंने सिर्फ बेचने की परमिशन ही मांगी थी, उसको ही उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना था।
लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, बिना परमिशन के बेच कैसे दी? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी सिस्टर कंसर्न ही है, वो डीसीएम मिल अब वो चला रही है कंपनी जिसको बेचा गया है। तो बाकी जमीन दो फिर सरकार को, बाकी जमीन का क्या लेना देना है? उस पर आप कॉलोनी कैसे बना सकते हो? जमीन जो 400 एकड़ की जो कंडीशन लगाई थी, वो पूरी 400 एकड़ जमीन पे कंडीशन है ना ये क्लोज। तो आप वो डीसीएम को वैसे ट्रांसफर भी नहीं हो सकती। ये जो 2020 की मर्जर डीड है वो भी मेरे हिसाब से इसकी इंक्वायरी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। अगर कोई और भी इसमें मिली भगत हुई, किसी ने जांच ना की, तो हो सकता है उन पे भी एक्शन होगा। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से कुमार मुकेश जो हमारे साथ हैं, पत्रकार साथी और वकील साथी, उन्होंने बताया इस पूरे मामले को लेकर कि पूरे मामले में कई घालमेल किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण के अंदर डीसीएम मिल की जो 400 एकड़ की ज़मीन है उसको खरीदने से लेकर आज तक जो भी इसके अंदर अलग अलग जो स्टेप्स हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है मिलीभगत करके, अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके या सरकार के साथ मिलीभगत करके या किसी भी तरीके से प्रलोभन देकर जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है। वित्तीय तौर पर सरकार को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और जो सरकार से जिस वादे के साथ जो जमीन ली गई थी उस पर खरा ना उतरते हुए उस जमीन को बेचकर आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की गई और उसके ऊपर जो है एक कॉलोनी काट दी गई, जिसके अंदर जो है हजारों रुपए प्रति गज के हिसाब से जो है फ्लैट प्लॉट बेचने की जो तैयारी कर ली गई थी, एडवर्टाइजमेंट उसकी कर दी गई थी। और उसके बाद जो है गलत तरीके से जो है एक्वायर जो जमीन के ऊपर जो है कॉलोनी काटी गई, उसका लाइसेंस गलत तरीके से लिया गया, तथ्य छुपा कर लिया गया। उसके मामले के अंदर अब सरकार की तरफ से जो डीसी हैं, जिला जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक कमेटी बना दी गई है जो उसकी जांच कर रही है और इसी जांच के आधार पर जो है लाइसेंस फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो कोई भी अगर इसके अंदर इस पूरे प्रकरण को समझते हुए इस कॉलोनी में अगर कोई भी करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बड़ा सोच समझ कर करे, क्योंकि फिलहाल 27 अप्रैल तक के लिए इस पर रोक लगा दी गई है, सस्पेंड कर दिया गया। 27 अप्रैल की हियरिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये कॉलोनी आगे काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कॉलोनी को आगे बेचा जा सकेगा या नहीं बेचा जा सकेगा। इसके अलावा पूरे 400 एकड़ के अंदर जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, अगर हम बात करें जो ट्रांसफर डीड जो हुई है उसको लेकर भी जो है जांच की जा सकती है। अगर वो भी गलत निकलती है तो हो सकता है कि सरकार इस पूरी जमीन को रिज्यूम भी कर ले। तो ये बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं, काफी बड़ा मामला है और इसको आगे जांच जो है सही तरीके से अगर की जाती है तो काफी जो है और गड़बड़ियां जो है इसके अंदर निकल के आ सकती हैं सामने। अगर बाकी इस पूरे मामले में डीसीएम मिल के अधिकारियों का क्या कहना है, ये डीसीएम मिल के अधिकारियों से हम जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जो अभी तक जो वर्जन जो अखबारों में हमने देखा उसमें यही कहा गया था कि ये जो शर्तें जो डीड में दी गई थी, जो सरकार की तरफ से जो जमीन दी गई उसकी जो शर्तें रखी गई थी, डीसीएम अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कुछ सालों के बाद जो है शर्तें वो नल एंड वॉइड हो जाती हैं। तो इसको लेकर जो कानूनी जो पक्ष है जो वो सरकार देखेगी, अधिकारी देखेंगे कि ये क्या सही कह रहे हैं अधिकारी या अधिकारियों ने जो है गलत किया, जो डीसीएम मिल के अधिकारियों ने गलत तरीके से जमीन का प्रयोग किया। ये सब आने वाले कुछ ही समय में जो है पता लगेगा और उसके बारे में अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।